रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 16(6) इसे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16(6) 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा, ये सरकारी नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। अभी ये जो सवाल आपसे पूछा गया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मराठा आरक्षण की जो व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी सरकारी नौकरियों में, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय को खारिज कर दिया, और खारिज करने के पीछे उसने आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को आधार बनाया है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण से संबंधित संविधान में या सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है उसका इंदिरा शाहनीवाद आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण डिसीजन था सर्वोच्च न्यायालय का, जिस पर उसने निर्णय दिया था कि आरक्षण की सीमा को किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अभी वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है आरक्षण का मसला। यहां पे मैं आपको आरक्षण के लेकर जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है उस पर भी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। जैसे संविधान के अनुच्छेद 15(4), संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15(4). उसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कहा गया है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 16(4) कहता है कि यदि राज्य की राय में या राज्य को ऐसा लगता है कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वैसी स्थिति में वह पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो 15(4), 16(4) और अब
उससे ही संबंधित है अनुच्छेद 16(4)(1), जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह भी बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा रहा है हमारे यहाँ हाल फिलहाल के दिनों में। इसको लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर इस संदर्भ में ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं कि पदोन्नति में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो क्या है। तो इस संदर्भ में हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 16(4)(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग आरक्षण से संबंधित ये 4 प्रावधानों को, संवैधानिक प्रावधानों को पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो सवाल हैं वो पीटी एग्जाम्स वगैरह में अक्सर ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है? नेशनल, जिसको नीप कहा गया, नीप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? तो इसका आंसर है कि यह एक निवेश योजना है। क्या है? निवेश योजना है। यह एक निवेश योजना है, अर्थात यह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसकी शुरुआत 31 दिसंबर 2019। इसकी शुरुआत कब की गई? 31 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, देखिए कुछ दिन पहले हमारे इस वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अर्थात 2024-25 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए यह जरूरी है कि देश में उच्च दर्जे का बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराया जाए और इन बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी मात्रा में धन की जरूरत है। लगभग 100 लाख करोड़ रुपए बुनियादी सुविधाओं में इन्वेस्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि हम लोग 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सके। इतने बड़े पैमाने पर धन जुटाना सरकार के लिए एक चुनौती है। परिणाम स्वरूप सरकार ने इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है और इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी निवेशकों को साझीदार बनाया गया है। अर्थात ये तीनों के द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, ताकि देश में बुनियादी सुविधाओं के सर्वोत्तम जाल को स्थापित करने में मदद मिले या स्थापित किया जा सके, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो सके। यदि हम इस विजन पर गौर करते हैं तो यह विजन एक तरह से समावेशी विकास की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। समावेशी विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यह जरूरी है कि सभी को जीविकोपार्जन का समान अवसर प्रदान किया जाए, और ये जो है नीप, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, इसमें काफी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है,
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोसाइटी 50 क्या है? सोसाइटी 50, गौर कीजिएगा, तो इसका आंसर होगा भविष्य का समाज। भविष्य का समाज। यानी सोसाइटी 50 की अवधारणा भविष्य के समाज की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, उसे व्यक्त करता है। अब सोसाइटी 50 का नाम आप लोग यहां देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि सोसाइटी 50 के लिए जो हम अभी प्रयास या हमारी सरकार द्वारा जो बात कही जा रही है, तो क्या वास्तव में सोसाइटी 50 से पहले भी निश्चित रूप से जो समाज, मानव समाज जो आज इस स्तर पर पहुंचा है, यानी कि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं या हमारा आज का जो समाज है वो निश्चित रूप से सोसाइटी 40 है, क्योंकि उस सोसाइटी 50 के लिए वही समाज प्रयासरत हो सकता है जो सोसाइटी 40 को प्राप्त कर लिया हो या सोसाइटी 40 में जी रहा है। अब यहीं पर एक सवाल यह भी उठता है कि सोसाइटी, यानी कि अब तक के या अब तक का मानव समाज जो है वो सामाजिक स्तरों के 4 स्तरों से गुजर चुका है। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्तरों यानी 4 स्टेज से वो गुजर चुका है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो सोसाइटी 50 क्या हुआ? भविष्य के समाज को यह बता रहा है। और इससे पहले यानी 40 सोसाइटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो सोसाइटी 40 क्या हुआ? तो जिस समाज में हम रह रहे हैं उसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात सूचना आधारित समाज। और सूचना आधारित समाज को का स्तरीकरण सोसाइटी 40 के अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार इससे पहले के 3 समाज जो है वो कैसे थे, इसको भी जानना जरूरी है। तो यदि हम इसके वर्गीकरण को देखेंगे तो सबसे पहले सोसाइटी 10 आता है। सोसाइटी 10 वैसे समाज को बताता है जब मानव का जीवन शिकार पे आश्रित था, अर्थात ये हंटर सोसाइटी को व्यक्त करता है। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी 20, शिकार के बाद मनुष्य ने खेती का प्रयोग शुरू किया, खेती का आविष्कार किया, उसका जीवन उस पहले से बेहतर हुआ, उसको सोसाइटी 20 कहा गया। उसी प्रकार सोसाइटी 30, सोसाइटी 30 का संबंध वैसे समाज से है जब इंसान ने खेती के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की, अर्थात जब उद्योगों का विकास हुआ और उस समाज को सोसाइटी 30 के नाम से जाना गया। तो पहला क्या हुआ? कृषि समाज सोसाइटी 10, शिकारी समाज सोसाइटी 20, कृषि समाज सोसाइटी 30, औद्योगिक समाज सोसाइटी 40, सूचना आधारित समाज। और अब अगला जो स्टेज होगा वो सोसाइटी 50 होगा, यानी भविष्य के समाज को सोसाइटी 50 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो रानीखेत। रानीखेत वर्तमान में उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, यहां आप लोग गौर कीजिएगा, ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर क्या है? आंसर तो आपको पता चल गया कि पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना रानीखेत में किया गया। ठीक है। लेकिन ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर होता क्या है, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। तो जान लीजिए, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की अवधारणा जो है वो इस बात पे आधारित है कि आज के इस भाग दौड़ वाले जीवन में जहां लोगों का जीवन काफी तनावपूर्ण हो गया है,
आज डिप्रेशन जो है हमारी सोसाइटी का या हमारी सोसाइटी का वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले रहा है। और इस डिप्रेशन की वजह से कई तरह की बीमारियां, कई तरह के मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है और सबके मूल में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसे या इस तरह के सेंटर या इस तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाएं जो लोगों को डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करे। और फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वाकई में इसी डिप्रेशन को दूर करने का एक प्रयास है। यहां पर लोगों को प्रकृति के संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्थ बनाया जाता है, अर्थात लोगों का प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करवाया जाता है और उसके द्वारा उनका जो डिप्रेशन है, उनकी जो निराशा है, उनका जो तनाव, टेंशन है, उसको समाप्त किया जाता है और उसी प्रक्रिया द्वारा उनको तनाव से बाहर लाकर उन्हें स्वस्थ बनाया जाता है। तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की अवधारणा आप लोगों को समझ में आ गई होगी और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ठीक है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा बिहार। और अभी इसी वर्ष कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को लागू किया है। देखिए, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जो बिहार सरकार ने अभी लागू किया है, ये वास्तव में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको यानी कि बिहार में पूंजी निवेश को आकर्षित करने का एक प्रयास है सरकार का। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में खनिज पदार्थों का अभाव है। विशेषकर झारखंड के बट जाने के बाद बिहार में खनिज संसाधनों का अभाव उत्पन्न हो गया। लेकिन बिहार की भूमि कृषि के दृष्टिकोण से काफी उपजाऊ है और बिहार में कृषि संबंधित उद्योगों के विकास की प्रबल संभावना है और सरकार का प्रयास है कि वह राज्य में कृषि आधारित उद्योगों का विकास करे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और बिहार को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकलने में मदद हो। सरकार ने इसके इसी प्रयास के तहत यह नीति लागू की गई है और इसकी प्रमुख बात या इसका प्रमुख बिंदु यह है कि यह निजी निवेशकों को मक्का, सरे गले अनाज, सीरा इत्यादि से डायरेक्ट एथेनॉल उत्पादित करने के अनुमति देता है। ठीक है, तो एथेनॉल उत्पादन को या एथेनॉल उत्पादन को लेकर बिहार सरकार द्वारा इस तरह का जो फैसिलिटी निवेशकों को दिया गया है, ऐसी आशा है कि बहुत से उद्योगपति इसे लेकर आकर्षित होंगे और राज्य में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा
परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी घटेगी। तो इसका आप इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। अब आते हैं एथेनॉल, थोड़ा सा इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों कोई इन्वेस्टर एथेनॉल उत्पादन में इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है। क्या है? जैव ईंधन। एथेनॉल का प्रयोग जो है वो जैव ईंधनों में किया जा रहा है। आज हमारे देश में पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल मिलाने को अनिवार्य घोषित किया गया है। अर्थात पेट्रोल का जो पेट्रोल होगा उसमें 10% एथेनॉल का मिश्रण किया जा सकेगा। इसके दो फायदे हैं। पहला, इससे एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, एथेनॉल जो है यह जैव ईंधन है, अर्थात ये पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो ये कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। कार्बन उत्सर्जन का संबंध वातावरण से जुड़ा हुआ है। आज कार्बन उत्सर्जन के बढ़ते हुए या कार्बन उत्सर्जन में जो दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर भी चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये भी, तो एथेनॉल का उत्पादन रोजगार और से तो जुड़ा ही हुआ है, साथ ही साथ यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी मसला है। और सरकार का प्रयास है, चूंकि बिहार के पास इसका पर्याप्त स्रोत है, बिहार में इसकी पर्याप्त संभावना है, तो बिहार सरकार ने इस दिशा में सबसे पहले पहल करते हुए एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू किया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, क्वेश्चन 5 से ही क्वेश्चन 6 जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 6 कहता है E20 ईंधन क्या है। E20 ईंधन क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि यह गैसोलीन या गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। गैसोलीन। यह गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। गैसोलीन यानी पेट्रोलियम पदार्थ, और एथेनॉल तो अभी आपको बता ही है कि कैसे इथेनॉल का उत्पादन होता है। सड़े गले अनाजों से, सीरा से इथेनॉल का उत्पादन होता है। और E20 ईंधन क्या हुआ कि गैसोलीन और एथेनॉल का यह मिश्रण है। वर्तमान में भारत सरकार जो है, या भारत में एथेनॉल का जो मान्य मिश्रण है वो 10% है। वर्तमान में भारत में एथेनॉल का मान्य मिश्रण कितना है? 10%। लेकिन भारत सरकार ने घोषणा किया है या लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 20% करना है। 2030 तक इसे बढ़ाकर 20% करना है। तो इस प्रकार जो है E20 ईंधन पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, और एक तरह से यह देश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन में भी सहायक होगा। और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि की आशा की जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ध्यान से देखिएगा, किस देश द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। याद रखिएगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का शुरुआत भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा किया गया है। देखिए,
दरअसल में यह जो योजना है वह इस अवधारणा पर आधारित है कि दुनिया में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। दुनिया में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। कहने का मतलब कि यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर आधारित एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर बल देता है जिसे सभी के साथ साझा किया जा सके। ठीक है, यह तो इसके मोटिव को, इसके उद्देश्य को समझना यह है कि अब दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और संवर्धन पर आधारित है। अब अवधारणा की जो बात मैंने आपको बताया कि इस अवधारणा पर आधारित है कि दुनिया में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, अर्थात दुनिया में यानी 24 आवर्स संसार के में या जहां पे मानव पृथ्वी पर जो ऐसे स्थान है जहां पर सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हरित ग्रीन बॉन्ड। हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो आप लोग समझ ही रहे होंगे बॉन्ड का मतलब। तो दरअसल जान लीजिए हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो हरित ग्रीन बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या है? वो बैंक सरकार द्वारा जारी किया जाता है धन उगाही के लिए। बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है धन उगाही के लिए। अब यहाँ पे है हरित ग्रीन बॉन्ड, यानी सरकार जो है वो हरित परियोजनाओं में या हरित परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन की उगाही इस हरित ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से करेगी। तो हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? हरित योजनाओं में के लिए धन जुटाने के लिए जारी करना। हरित ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो यह हरित योजनाओं के लिए धन जुटाने का प्रयास, धन जुटाने का प्रयास। हरित योजनाओं के लिए धन जुटाने का प्रयास है। ठीक है, यहां पे दो बात और आप लोग गौर कीजिएगा। कट गया क्या?